बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है थीम्स इन थिंग्स फॉल अपार्ट। थिंग्स फॉल अपार्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और फेमस पोस्ट कॉलोनियल नॉवल है जो कि चिनुआ एचबी ने लिखा है। और आज की वीडियो में हम इस नॉवल की जो मेजर थीम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक के नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ लिंक की सूरत में मिल जाएंगे। और इसके अलावा थिंग्स फॉल अपार्ट नॉवल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियोस की मैंने एक प्लेलिस्ट बना के अपने इस चैनल के अंदर अपलोड कर दिया है। वहाँ से आप उन तमाम वीडियोस को भी देख सकते हैं और उनके नोट्स भी ले सकते हैं। शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। थिंग्स फॉल अपार्ट एक पोस्ट कॉलोनियल नॉवल है, यानी कि कॉलोनियलिज्म जो ईरा था, कॉलोनियलिज्म के बाद ये नॉवल लिखा गया, जो कि जो वो कॉलोनियल राइटर्स थे, यानी कि जिनकी कंट्रीज़ के ऊपर कब्ज़ा किया गया था ब्रिटेन की तरफ से, उन कंट्रीज़ के जो राइटर्स थे उन्होंने जो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर है उसको पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर कहते हैं, जो कि उन कंट्रीज़ के राइटर्स ने लिखा है। यानी कि जिन कंट्रीज़ पर पहले ब्रिटेन का कब्ज़ा था, उसके बाद वो उनका जो कब्ज़ा था, उनकी जो अथॉरिटी थी वो ख़त्म हो गई और वो आज़ाद हो गई, इंडिपेंडेंस उन्होंने ले ली। उसके बाद जो राइटर्स थे, जैसे अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, उनकी कंट्रीज़ के जो राइटर्स थे उन्होंने फिर लिटरेचर लिखना स्टार्ट किया था। उस लिटरेचर को पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर कहते हैं। और ये नॉवल चूँकि कॉलोनियलिज़्म के बाद लिखा गया था, चिनुआ अचेबे जो कि एक अफ्रीकन राइटर थे, उनकी तरफ से, तो इसको एक पोस्ट कॉलोनियल नॉवल कहते हैं। और चिनुआ अचेबे नाइजीरियन नॉवलिस्ट थे, प्रोफेसर थे और क्रिटिक थे, और उनको इन्फ्लुएंशियल अमेरिकन राइटर कंसीडर किया जाता है 20th सेंचुरी का। और ये जो नॉवल था ये 1958 में पब्लिश हुआ था। इस नॉवल की स्टोरी एक ऐसे बंदे के गिर्द रिवॉल्व करती है जिसका नाम ओकोंको है। ओकोंको जो है एक प्रेस्टिजियस पर्सन है, लीडर है इग्बो कल्चर का, इग्बो सोसाइटी का, इग्बो फैमिली का। और ये जो मैस्कुलिन पावर होती है उसके ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करता है। और ये एक सेल्फ मेड पर्सन है, सेल्फ मेड लीडर है। इसने अपने ऊपर बहुत मेहनत की और अपनी मेहनत से ही इसने सोसाइटी के अंदर एक प्रेस्टिजियस पोजीशन हासिल की। लेकिन वक्त के साथ साथ जो ओकोंको है उसकी लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं और एट द एंड इसकी जो लाइफ है वो ट्रेजिडी का शिकार हो जाती है। और एट द एंड ऑफ द नॉवल ओकोंको सुसाइड कर लेता है, क्योंकि उसकी जो फैमिली है और उसकी जो सोसाइटी है वो क्रिश्चियन मिशनरीज़ की वजह से बिखर जाती है, फॉल अपार्ट हो जाती है। और जो सोसाइटी है या जो फैमिली है वो ओकोंको के कब्ज़े में नहीं रहती। हालाँकि ओकोंको अथॉरिटी चाहता होता है, पावर चाहता होता है, जो कि क्रिश्चियन मिशनरीज़ और ब्रिटिश पीपल के आने के बाद, व्हाइट मैन के आने के बाद उसके हाथ में नहीं रहती। एनी हाउ, थीम्स को देख लेते हैं। थीम क्या होती है? थीम एक मैसेज होती है, मैसेज होता है, आइडिया होता है, जो कि एक लिटरेरी पीस ऑफ वर्क के अंदर हमें देखने को मिलता है। मेन जिस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है, जिस मेन कॉन्सेप्ट, मेन आइडिया, मेन मैसेज के ऊपर जिसको पे जो एक लिटरेरी वर्क फोकस करता है उसे हम थीम्स कहते हैं। और थिंग्स फॉल अपार्ट में भी बहुत सी मेजर थीम्स हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहली जो थीम है वो है थीम ऑफ जेंडर, थिंग्स फॉल अपार्ट में। तो बहुत से जो ट्रेडिशनल इग्बो लाइफ है वो इस नॉवल के अंदर, जो इग्बो लाइफ है वो ज़्यादातर जेंडर रोल्स के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। तो जो इग्बो लाइफ है वो जेंडर्ड है, यानी कि जो मैन है उनकी जो मैस्कुलिनिटी है वो किससे शो होती है? वो क्रॉप से शो होती है। वो खेती करते हैं और जिसकी खेती सबसे ज़्यादा होती है उसको प्रेस्टिजियस माना जाता है। वुमेन्स जो हैं उनकी जो लाइफ है और उनका जो मेजर काम है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ शादी करना, बच्चे पैदा करना और घर सँभालना है। और वो मेन से कमतर समझी जाती हैं। और जो क्वालिटीज़ हैं वो दोनों को एक दूसरे से डिफरेंट बनाती हैं। तो जो वुमेन्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इग्बो कल्चर में, वो सबसे पहले है कि एक प्योर ब्राइड बनाए एक ऑनरेबल इग्बो मैन के लिए। सेकंड है कि वो एक सबमिसिव वाइफ़ की तरह बनकर रहें, अपने हस्बैंड का तमाम जो ऑर्डर्स हैं उन पे अमल करें और अपने हस्बैंड को सर्व करें। थर्ड जो है कि वो बहुत से बच्चे पैदा करें और उन बच्चों की देखभाल करें और उन बच्चों की परवरिश करें। और जो प्रोटैगनिस्ट है, जो ओकोंको है इस नॉवल के अंदर, वो भी बहुत ज़्यादा हाइपर मैस्कुलिन वैल्यूज़ के साथ रिलेट करता है। और किसी भी किस्म की जो फेमिनिन क्वालिटीज़ होती हैं जो कि मेल पर्सन्स के अंदर पाई जाती हैं,
उनको वो डिवैल्यू करता है, उनको वो किसी किस्म की वैल्यू नहीं देता। तो ये जो नॉवल है इसके अंदर जो जेंडर है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जेंडर थीम जो है वो बहुत ज़्यादा प्रिवेल करती है इस नॉवल के अंदर। और जो जेंडर थीम है इस नॉवल के अंदर वो ज़्यादातर बैलेंस के गिर्द रिवॉल्व करती हैं कि मैस्कुलिन और फेमिनिन में भी बैलेंस होना चाहिए, बॉडी एंड फोर्सेस और बॉडी, माइंड एंड सोल, मदर एंड फादर, इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनमें भी बैलेंस होना चाहिए। और अगर इनमें से किसी एक चीज़ में भी कोई दरार आ जाती है या बैलेंस नहीं होता तो पूरा जो सिस्टम है वो इफ़ेक्ट होता है इस चीज़ से। नेक्स्ट जो थीम है वो है रिलीजियन। जो इग्बो कल्चर के जो गॉड्स हैं वो बहुत सी मैनिफेस्टेशंस हैं नेचर की और उसके एलिमेंट्स की। यानी कि जो नेचर के अंदर वो चीज़ देखते हैं उसको वो अपना गॉड समझ लेते हैं। वो आग को देखते हैं वो उसको गॉड समझ लेते हैं। वो सुनामी को देखते हैं, तूफ़ान को देखते हैं, वो उनको अपना गॉड समझ लेते हैं। तो ये जो चीज़ है ये इग्बो कल्चर के अंदर सेंस भी बनाती है क्योंकि जो इग्बो सोसाइटी वो ज़्यादातर एग्रीकल्चरल है। वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं, वो सीज़न्स पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है सीज़न जिस तरह से होगा उन्होंने वैसे खेती करनी है और उनकी जो खुराक है वो भी एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करती है। और जो नेचुरल फिनोमेना होता है उस पे वो डिपेंड करते हैं सर्वाइव करने के लिए। क्योंकि ये बिल्कुल एक बैकवर्ड एरिया है, यानी कि इनको पैसों का नहीं पता, इनको गवर्नमेंट का नहीं पता, इनको किसी किस्म के लॉज़ का नहीं पता, रूल्स एंड रेगुलेशंस का नहीं पता। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एग्रीकल्चर पे फ़ोकस करते हैं, खेती-बाड़ी करते हैं और जिसकी खेती सबसे ज़्यादा होती है वही प्रेस्टिजियस माना जाता है इग्बो कल्चर में। और जो गॉडेस ऑफ अर्थ है यानी कि ज़मीन को ये गॉड मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं और अर्थ के खिलाफ किसी भी किस्म का कोई गुनाह करने से वो परहेज़ करते हैं क्योंकि अगर जो गॉडेस अर्थ है वो नाराज़ हो जाती है अकॉर्डिंग टू देम तो ये उनके लिए फैटल साबित हो सकता है। और इनके जो एंसेस्टर्स हैं ये अपने एंसेस्टर्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और इनके जो एंसेस्टर्स हैं उनको ये एज़ अ स्पिरिचुअल गाइडर्स मानते हैं। और इनके जो एंसेस्टर्स हैं, उनसे हर तरह का जो अगर इन्होंने कोई किसी किस्म का डिसीज़न लेना हो तो उनसे वो मशवरा ज़रूर करते हैं। और इनके जो एंसेस्टर्स होते हैं, वो एक मास्क पहन कर आते हैं, यानी कि वो एंसेस्टर्स तो इनकी ज़ाहिर-सी बात है दुनिया से जा चुके होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं, इनका एक ग्रुप होता है, इगवुगवू कहते हैं उसे। इगवुगवू का एक ग्रुप होता है, जो कि इनके एंसेस्टर्स को रिप्रेज़ेंट करता है और इन्होंने मास्क पहने होते हैं। और जब किसी किस्म का इनको कोई इश्यू होता है तो ये उस इगवुगवुग के पास जाते हैं और वो इनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनका सॉल्यूशन देते हैं और जजमेंट करते हैं। और इनको इगवुगवू का फ़ैसला मानना ही पड़ता है। जो इग्बो कल्चर है वो मल्टीपल गॉड्स पे यानी कि बहुत सारे गॉड्स हैं उनके ऊपर फ़ोकस करते हैं। और जो इंग्लिश मैन है उनका तो सिर्फ़ एक गॉड है और उनका रिलीजन भी सिर्फ़ एक है क्रिश्चियनिटी का। तो ये जो चीज़ है ये कंट्रास्ट पैदा करती है इग्बो लाइफ़स्टाइल के अंदर और जो इंग्लिश पीपल हैं उनके लाइफ़स्टाइल के दरमियान, जो कि एक कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट करता है। अब थर्ड जो थीम है वो है रिस्पेक्ट एंड रेपुटेशन। रिस्पेक्ट और रेपुटेशन बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है इस नॉवल के अंदर, इग्बो कल्चर के अंदर। पर्सनल जो रेपुटेशन है वो पब्लिकली जो है वो इस चीज़ से रिप्रेजेंट होती है कि किस बंदे ने कितने ज़्यादा एंकल ब्रेसलेट्स पहने हुए हैं। जिसके पास ज़्यादा एंकल ब्रेसलेट्स होते हैं, जिस बंदे के पास वो ज़्यादा प्रेस्टीज का हामिल होता है और ज़्यादा उसकी रेपुटेशन होती है, रिस्पेक्ट होती है। और कितने टाइटल्स हैं उसके पास, कितने टाइटल्स उसने अर्न किए हैं, या कि खेती-बाड़ी में अर्न किए हैं या रेसलिंग में अर्न किए हैं या किसी और चीज़ में उसके पास अगर टाइटल्स हैं, तब भी उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। रेपुटेशन जो है वो मेरिट के ऊपर होती है। जो लोग हैं, जो पीपल हैं, जो मेन हैं इग्बो कल्चर के अंदर, वो जितना ज़्यादा वो मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, या कि रेसलिंग में होगी या एग्रीकल्चर में होगी, वो जितने ज़्यादा उनकी खेती होगी, जितने वो ताकतवर होंगे रेसलिंग में, उतनी ही ज़्यादा उनकी रेपुटेशन होगी। यैम हार्वेस्ट में भी यानी कि अगर वो यैम को ज़्यादा उनकी जो खेती है वो ज़्यादा हो जाती है, तब भी वो प्रेस्टिजियस माने जाते हैं, पावरफुल माने जाते हैं। रेपुटेशन जो है वो अ, फिर उनकी पावर होती है उस सोसाइटी के अंदर। जितनी ज़्यादा एक बंदे के पास पावर होगी, उतना ही ज़्यादा बंदा प्रेस्टिजियस होगा और उसकी रेपुटेशन होगी उस सोसाइटी के अंदर। और जिस बंदे के पास पावर ज़्यादा होगी उसकी वाइफ़्स भी ज़्यादा होंगी। ओकोंको जो है वो नॉवल का प्रोटैगनिस्ट है और बहुत ज़्यादा रेपुटेशन हासिल करता है क्योंकि वो उसका जो फ़ादर है
जिसका जो फ़ादर होता है वो बहुत ज़्यादा शेमफुल होता है, यानी कि उसने वो डेब्ट रिडन होता है। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज़ा होता है जो कि उस वो अदा नहीं करता और अपनी फ़ैमिली को एक बहुत ही बुरी हालत में छोड़ के मर जाता है। और ओकोंको जब इस चीज़ को देखता है कि उसने और वो ये डिसाइड कर लेता है कि उसने अपने फ़ादर की तरह बिल्कुल भी नहीं बनना। इसलिए वो दिन और रात बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और ये जो रेपुटेशन है और स्ट्रेंथ है उसको हासिल करता है इग्बो सोसाइटी और इग्बो कल्चर के अंदर। नेक्स्ट थीम है थीम ऑफ फैमिली। तो इग्बो कल्चर के अंदर जो कुछ आइडियाज़ हैं, उनमें से एक जो आइडियल है वो ये है कि फैमिली एक प्रेस्टिजियस होनी चाहिए। फैमिली को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं इग्बो कल्चर के लोग। म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए एक-दूसरे के लिए। जो पास्ट फादर्स हैं, जो एंसेस्टर्स हैं, उनके लिए भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए और इनके दरमियान यूनिटी होनी चाहिए। इस पूरी फैमिली के दरमियान और पूरे कल्चर के दरमियान यूनिटी होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। जो फादर है एक फैमिली के अंदर, इग्बो फैमिली के अंदर, वो प्रोवाइड करता है अपनी फैमिली को हर चीज़ से, यानी कि जिस चीज़ बेसिक नीड्स की जो ज़रूरत होती है ह्यूमन बीइंग्स को, फैमिली को, वो फादर प्रोवाइड करेगा। और अपने जो उसकी ऑनर है, उसका जो इज़्ज़त है, रेपुटेशन है सोसाइटी के अंदर, उसको भी डिफेंड करेगा। और अपने जो बच्चे होंगे, जो बेटे होंगे, उनको भी वो गाइड करेगा, टीच करेगा, उनको सिखाएगा कि किस तरह से बिहेव करना है फैमिली के अंदर और उनको जो लाइफ लेसन्स हैं, वो देगा। जो मदर है उसकी मेन ड्यूटी है कि वो बच्चे पैदा करे, हेल्दी बच्चे हों और अपने जो हस्बैंड है उसको खुश रखे, उसकी खिदमत करे, उसको सर्व करे। चिल्ड्रन जो हैं वो इनहेरिटर्स होते हैं फ्यूचर के, यानी कि जो फादर्स होते हैं वो फिर अपना जो वर्सा होता है वो अपने बच्चों को मुंतकिल करते हैं। और जो उनकी आगे आने वाली जनरेशन है, उनकी जो पीछे वाली जनरेशन है, उनमें भी वो उनकी प्रेस्टीज और उनकी रेपुटेशन में इज़ाफ़ा करते हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं। इस तरह से जो फैमिली है वो फंडामेंटल और बेसिक यूनिट है सोसाइटी का। नेक्स्ट थीम है थीम ऑफ फेयर। बहुत से जो कैरेक्टर्स हैं वो डिफरेंट किस्म के फेयर से स्ट्रगल करते हैं। ओकोंको जो उसको ये डर होता है कि कहीं वो अपने लेज़ी फादर की तरह ना बन जाए। एक वेफ़ी जो है वो ओकोंको की वाइफ़ है और जब उसकी डॉटर बीमार हो जाती है तो उसको ये लगता है कि कहीं उसकी बेटी ना मर जाए या उसको खोने से उसको डर लगता है। नोमोय जो है वो बेटा है ओकोंको का और उसको अपने फ़ादर का जो गुस्सा है उससे डर लगता है क्योंकि ओकोंको अक्सर नोमोय पे गुस्सा करता रहता है और ओकोंको को ये डर होता है कि कहीं नोमोय उसके बाप उनोका की तरह ना हो जाए। और बहुत से जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत से उन इवेंट से डरते हैं जो कि उनकी कंट्रोल से बाहर होते हैं। ओकोंको जो है उसका जो सबसे बड़ा फ़ियर है, वो उसकी अंदरूनी एक जो टेंशन है कि कहीं वो अपने फ़ादर की ना तरह ना बन जाए। तो ये जो डर है इसके ऊपर काबू करने की बजाय जो डर है वो डोमिनेट कर लेता है ओकोंको की शख्सियत को, ओकोंको की पर्सनैलिटी और उसके एक्शंस को। क्योंकि जैसे ही उसको डर लगता है तो वो कुछ इस तरह की हरकतें कर कर देता है जो कि सही नहीं होती उस सोसाइटी में। यानी कि वो अपनी वाइफ़ को मारता रहता है और अपने जो बेटा है नोय उसको हर वक़्त वो गालियाँ देता रहता है, हर वक़्त उसको कोसता रहता है कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम निकम्मे हो, तुम ये हो, तुम वो हो। इसके अलावा एक और कैरेक्टर आता है एकिमे फूना जो कि कोनको के पास रहता है कुछ दिन के लिए कंपनसेशन के तौर पर और फिर जो कोनको है वो उसको भी मार देता है, अपने इस डर के उसमें आकर के कहीं वो कमज़ोर ना पड़ जाए। और इस तरह से जो फ़ियर है, जो डर है कैरेक्टर्स का, वो उनको कुछ इस तरह के काम करने पर मजबूर कर देता है, जो कि नेगेटिव होते हैं। जो कि उनके गॉड्स हैं, उनके गुस्से को लाने का सबब बनते हैं, गिल्ट का सबब बनते हैं और जो कम्युनिटी का डिसअप्रूवल है, यानी कि ज़ाहिर-सी बात है अगर वो कुछ इस तरह के काम करेंगे, तो कम्युनिटी भी उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगर वो किसी का मर्डर करेंगे, किसी को वो अब्यूज़ करेंगे, तो कम्युनिटी भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेगी। तो ये जो फ़ियर है, ये एक ह्यूमन बीइंग की पर्सनैलिटी को कंट्रोल कर लेता है इस नॉवल के अंदर, जिस तरह से ओकोंको की पर्सनैलिटी को फ़ियर ने कंट्रोल किया हुआ है और उसके एक्शंस को। नेक्स्ट थीम है थीम ऑफ ट्रेडिशंस एंड कस्टम। इग्बो का जो लाइफस्टाइल है वो हाईली स्टाइलाइज्ड है। उसके अंदर जो ट्रेडिशंस हैं, जो कस्टम्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। उनकी अपनी सेरेमनीज़ हैं जिनको वो परफॉर्म करते हैं और उनके बहुत ज़्यादा इंटरेक्शंस हैं जो कि फॉर्मलाइज्ड हैं। वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं
और उनके जो एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स हैं, उनके जो गॉड्स हैं, उनकी जो रिस्पेक्ट है एक दूसरे की तरफ, उनको वो इम्पोर्टेंस देते हैं। और अगर एक इंसान बहुत ज़्यादा नॉलेज रखता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ रखता है, स्ट्रॉन्ग है, तो उसको भी बहुत रिस्पेक्ट देते हैं इग्बो कल्चर के लोग, और ये उनके कस्टम्स का और ट्रेडिशंस का हिस्सा है। और उनके अपने इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके अपने रिचुअल्स हैं, उनकी अपनी लैंग्वेज है जिससे वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, और जो उनकी डेली कम्युनिकेशन है उसको वो स्टेबल रखते हैं। नेक्स्ट थीम है कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। थिंग्स फॉल अपार्ट एक पावरफुल क्रिटिक है कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म की तरफ, क्योंकि जो इम्पैक्ट्स हैं यूरोपियन रूल के अफ्रीकन सोसाइटीज़ के ऊपर और भी बहुत सी सोसाइटीज़ के ऊपर, उसको वो एक्सपोज करता है ये नॉवल। एचबी ने एक ऐसे कॉलोनाइज़र को पोर्ट्रे किया है, प्रेजेंट किया है, जो कि एक खुशहाल कल्चर या एक खुशहाल जो फैमिली होती है, उसकी जो ट्रेडिशंस होती हैं, उनके जो वेज़ ऑफ लाइफ होते हैं, उनको ये जो कॉलोनाइज़र है वो आके इफ़ेक्ट कर देता है, तबाह कर देता है, और अपने जो उसकी वैल्यूज़ हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो उन सोसाइटीज़ के ऊपर इम्पोज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से इग्बो पीपल या फिर जो भी सोसाइटी है जो कि कॉलोनाइज़्ड हो जाती है, उनके जो रहन-सहन, उनके जो तरीके हैं ज़िंदगी गुज़ारने के, वो तबाह हो जाते हैं। तो इस तरह से ये जो नॉवल है ये हाईलाइट करता है एक्सप्लॉइटेशन को, ऑप्रेशन को, वायलेंस को, जुल्म को, जबर को, तशद्दुद को, जो कि कॉलोनाइज़र्स करते रहे हैं कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़ के ऊपर। इसके अलावा जो कॉलोनाइज़र्स होते हैं वो जो जिन कंट्रीज़ के ऊपर वो हमला करते हैं, कब्ज़ा करते हैं, उनकी सेल्फ इस्टीम और जो उनका कल्चरल कॉन्फिडेंस होते हैं उसको भी वो तबाह कर देते हैं। नेक्स्ट थीम है मोरालिटी एंड जस्टिस। ये जो नॉवल है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रेज़ करता है मोरालिटी एंड जस्टिस के बारे में, पर्टिकुलरली जो कॉलोनियलिज़्म के कॉन्टेक्स्ट में होता है। ज़ाहिर-सी बात है जब कॉलोनियलिज़्म का इरा था, तब ना तो मोरालिटी थी और ना ही जस्टिस था। क्योंकि जो इंग्लिश पीपल थे, जो ब्रिटिश थे, जो यूरोपियंस थे, वो सारा कुछ अपने हाथ में रखते थे, सारा कंट्रोल उनके हाथ में था। तो जो ऑप्रेस्ड थे, जो कॉलोनाइज़्ड थे, उनकी कोई मर्ज़ी नहीं थी। ना ही उनके साथ जस्टिस किया जाता था, ना ही उनके साथ इक्वालिटी की जाती थी। तो ये थीम इम्पोर्टेंट है इस नॉवल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल इग्बो मॉरल कोड जो है वो इम्फेसाइज करता है कि एल्डर्स की रिस्पेक्ट की जानी चाहिए, ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स को इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए, फैमिली को इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए। लेकिन जो ब्रिटिश कॉलोनियल जस्टिस सिस्टम था उसके अंदर ऑपरेशन ही ऑपरेशन था, यानी कि फैमिली को कोई रिस्पेक्ट नहीं दी, उनके जो ट्रेडिशंस थे, उनके जो कस्टम्स थे, उनको तबाह कर दिया गया। फैमिली के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं थी, एल्डर्स के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। वो एक वो एंसेस्टर्स जो कि इग्बो कल्चरल फैमिली या इग्बो कल्चर के लोगों का फैसला करती थी, उसको हटा के ब्रिटेन या यूरोपियन पीपल ने अपना जो जस्टिस सिस्टम था उसको इम्पोज कर दिया, जो कि ज़ाहिर सी बात है ऑप्रेसिव था। और ओकोंको की स्ट्रगल्स के साथ जो मोरालिटी एंड जस्टिस है वो हमें देखने को मिलती है कि ओकोंको के साथ जस्टिस नहीं किया गया। तो इस तरह से एचबी जो है वो चैलेंज करता है रीडर्स को कि वो इस किस्म की जो मोरल डिसीजन मेकिंग की कम्प्लेक्सिटीज़ हैं, जो कि हर्डल्स हैं यूरोपियन जस्टिस सिस्टम में, उसको वो हाईलाइट करें और एनालाइज करें। अब नेक्स्ट थीम है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म। इस ये जो नॉवल है ये इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म के दरमियान जो टेंशन है उसको एक्सप्लोर करता है ओकोंको की स्ट्रगल के साथ साथ। क्योंकि जो ओकोंको है वो अकेले लड़ता है यूरोपियन सिस्टम से कि जो यूरोपियन पीपल हैं या जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो यहाँ से चले जाएं, और जो इग्बो कल्चर है, जो इग्बो लोग हैं, उनको उनकी लाइफ जीने देनी चाहिए। लेकिन जो सोसाइटी है इग्बो कल्चर की, जो पीपल हैं, वो ज़्यादातर ओकोंको का साथ नहीं दे रहे। वो एक तरह से उनका जो सिस्टम है यूरोपियन का, उनको वाइट पीपल का, वाइट मैन का, उनको वो एक्सेप्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ओकोंको जब ये देखता है कि अब कोई फ़ायदा नहीं है उसके लड़ने का, अब कोई फ़ायदा नहीं है कि वो इन वाइट मैन से लड़े, तो जब उसको ये एहसास हो जाता है, ये रियलाइज़ेशन हो जाती है कि अब मज़ीद वो नहीं लड़ सकता और लोग भी उसका साथ नहीं देंगे, तो वो सुसाइड कर लेता है। नेक्स्ट है कन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस। अभी जो नॉवल है ये डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट्स जो होते हैं कन्फ्लिक्ट और वायलेंस के कम्युनिटीज़ के ऊपर, उनको रिप्रेजेंट करता है। ओकोंको का जो टेम्पर है, ओकोंको बड़ा गुस्से वाला आदमी है। ओकोंको को गलत बात बर्दाश्त नहीं होती, और ओकोंको जो जो है वो ये चाहता है कि बस उसकी अथॉरिटी हो, उसकी ही रेपुटेशन हो पूरी सोसाइटी के अंदर, और वो लोगों को कंट्रोल करना चाहता है।
नेगेटिव वे में नहीं बल्कि पॉजिटिव वे में, यानी कि उसकी एक अपनी सोसाइटी जो है उसको वो कंट्रोल करना चाहता है। और जैसे ही वो उसको पता चलता है कि जो यूरोपियन पीपल हैं वो कंट्रोल हासिल करना चाह रहे हैं इग्बो कल्चर पे, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सीला हो जाता है। और जब उसकी मीटिंग होती है क्रिश्चियन मिशनरीज़ के साथ, तो वो उनके लीडर को मार देता है, कत्ल कर देता है। और ये जो उसका एंगर है, उसका ये जो रैथ है, उसका ये जो गुस्सा है, उसका ये जो टेम्पर है, ये कन्फ्लिक्ट और वायलेंस की वजह बनता है। नेक्स्ट है ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी। जो एचबी है वो एक्सप्लोर कर रहा है ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको इस नावल के अंदर। ओकोंको जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है उन चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस को एक्सेप्ट करने में, मॉडर्निटी को एक्सेप्ट करने में, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब यूरोपियन या वाइट मैन आते हैं तो वो अपने साथ मॉडर्निटी को लेकर आते हैं। और ये जो इग्बो इग्बो पीपल हैं वो अपनी ट्रेडिशनल लाइफ में जी रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है चेंजिंग तो आनी है, मॉडर्निटी तो आनी है, लेकिन ओकोंको को ये चीज़ पसंद नहीं आती और वो रिज़िस्ट करता है, वो चैलेंज करता है कि नहीं, हमने इन मॉडर्न जो ये वैल्यूज़ हैं इनको हमने एक्सेप्ट नहीं करना। लेकिन जो ब्रिटिश कॉलोनाइज़र्स हैं उनकी जो अप्रोच है वो बढ़ती ही जा रही है। ओकोंको जो है वो रेज़िस्ट करता है चेंज से, लेकिन कुछ भी नहीं हो सकता अब, क्योंकि जो व्हाइट मैन है वो पूरी तरह से हावी हो चुके हैं इग्बो कल्चर के ऊपर। तो इस तरह से ये भी एक इम्पॉर्टेंट थीम बन जाती है इस नॉवल की।